Hello students, this is Tagore Baliniket Public School. Today we will study class 9 subject physics chapter sound. So in last lecture we had just described the sound waves and their propagation through the medium. So today we will discuss about the graphical representation of sound waves. So here अगर टाइम के साथ एक साउंड वेव आगे बढ़ती है मीन्स इस तरफ टाइम इंक्रीज होता है और इस तरफ साउंड वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? अपनी मेन पोजीशन से, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था कि जैसे एक हम फोक लेंगे और वो फोक को किसी मेटल के साथ स्ट्राइक करें, या फिर आप क्या कीजिए यहाँ पे कोई स्पीकर हो, ठीक है, जैसे स्पीकर होता है और वो साउंड निकालता है। जब वो साउंड निकलेगा तो एयर में कैसे प्रोपेगेट करेगा? लेट करते हैं ये सारा यहाँ पे एयर है, तो एयर में ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स तो डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, स्मोक पार्टिकल हो सकते हैं, एयर के अपने पार्टिकल्स होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं एयर में। तो जैसे ये साउंड जाता है, ये साउंड फर्स्ट पार्टिकल को अटैच होगा और ये पार्टिकल के पास एनर्जी आ जाएगी। जैसे साउंड यहाँ पे आएगा, इस पार्टिकल को एनर्जी मिल जाएगी और ये टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगा। टू एंड फ्रो मोशन कैसे होता है? अपनी मेन पोजीशन से इधर और इधर ऐसे, ये टू एंड फ्रो मोशन होता है। तो ये पार्टिकल हिलने लगेगा। जैसे ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा और इस तरफ जाएगा, सो ये अपनी एनर्जी को इस पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, नेक्स्ट पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सो ऐसे ऐसे साउंड जो है प्रोपेगेट होता रहता है और लास्ट में जहाँ पे भी ऑब्जर्वर है उसको साउंड सुनाई देता है। बट वेयर एज अगर वैक्यूम की बात करें, वैक्यूम मीन्स जहाँ पे हवा नहीं होती या कोई ऐसा मीडियम नहीं है कि साउंड जो है वो प्रोपेगेट कर सकते। तो वैक्यूम में पार्टिकल नहीं होंगे, तो साउंड को अटैच होने के लिए, अपनी एनर्जी को प्रोपेगेट करवाने के लिए मीडियम नहीं मिलेगा। तो साउंड में जो साउंड है वो वैक्यूम में नहीं चलती, वैक्यूम में प्रोपेगेट नहीं करती साउंड। इसके लिए एक्सपेरिमेंट भी आता है। एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, आपने एक कांच का जो है वो जार लेना है, कांच का जार होता है, ग्लास जार बोलते हैं जिसको, और उसमें वैक्यूम क्रिएट करते हैं वैक्यूम पंप की हेल्प से। वैक्यूम पंप तो आपने सुना होगा, उसमें नीचे एक होल होता है, उस होल में हम पाइप लगाते हैं और पाइप से वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं वैक्यूम क्लीनर से। सो वैक्यूम क्रिएट करने का मतलब उसमें से हम हवा निकाल देते हैं टोटली, और उसके बाद आप उसमें एक बेल लगा दीजिए या फिर उसमें कोई मोबाइल रख दीजिए और उस पर आप रिंग कीजिए, तो वो रिंग आपको बाहर नहीं सुनाई देगी। इट मीन्स हम ये क्लियर कर सकते हैं कि साउंड वैक्यूम में प्रोपेगेट नहीं करेगा। बट वेयर एज साउंड बाकी जितने भी मीडियम होंगे उन सब में प्रोपेगेट करता है। जैसे मान लीजिए आयरन या स्टील है, हमारे पास सॉलिड है, तो सॉलिड में एटम जो है वो बड़ी क्लोजली बाउंड होते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा क्लोज बाउंड होते हैं। तो जब साउंड प्रोपेगेट करेगा, इस ऑब्जेक्ट से साउंड निकलेगा तो एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है और बड़ी स्पीड से ट्रांसफर होती है। तो सॉलिड में साउंड ज़्यादा चलता है एज कम्पेयर टू एयर। लिक्विड में भी एयर से ज़्यादा साउंड चलता है लिक्विड में। और साउंड की एक एप्लीकेशन भी आती है, इको टेस्ट करते हैं हम इको साउंड का, और वो सबमरीन्स में या फिर जो आपके समुद्री जहाज होते हैं वो रखते हैं उसको, वो सोनार सिस्टम बोलते हैं। उसमें होता क्या है कि वो साउंड प्रोड्यूस करवाते हैं, और कुछ संकन शिप्स होती हैं या कोई नीचे बड़ा पत्थर होता है, उससे साउंड टकरा के वापस आता है, और कितनी देर में वापस आता है उस हिसाब से उस डिस्टेंस का पता लगाते हैं कि वो संकन शिप्स या बड़े पत्थर जो है वो कितनी दूर है उनसे, ताकि जो शिप है उनकी वो टकरा ना जाए। तो ये एप्लीकेशन जब आएगी तब हम बात करेंगे। हम बात करेंगे एम्पलीट्यूड की। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? जब पार्टिकल जो है जिसके पास साउंड गया था वो कितना टू एंड फ्रो मोशन करता है। अगर वो ज़्यादा करता है या वो कम करता है तो उसके हिसाब से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। देखिए ये जो हाइट है अपनी मेन पोजीशन से कितना ऊपर तक गया, ये एम्पलीट्यूड होता है इस लाइन पे। ये कम भी हो सकता है, कम होगा तो वो यहाँ से घूमेगा, और ज़्यादा हो तो ऊपर से घूम जाएगा। और ये इसका हो गया यहाँ से 1 साइकिल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये 1 साइकिल हो गया। एक्चुअली में हद तक ऐसे 3 डायमेंशन होता है, जैसे यहाँ से गया तो यहाँ से होते हुए इधर से और नीचे से ऐसे घूमते हो जाता है सामने से। ये वेव्स होती हैं साउंड की। तो ये जो मैक्सिमम हाइट है इसको हम इसका एम्पलीट्यूड बोलेंगे। ये दोनों डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी और नेगेटिव डायरेक्शन में भी, ठीक है। और इसी पॉइंट पे जो हाइट होती है इसी को बोलते हैं क्रेस्ट, और इसको बोलते हैं ट्रफ। तो साउंड जो है क्रेस्ट एंड ट्रफ्स बनाता हुआ चलता है। अब हम बात करते हैं इसकी वेव की। अब ये वेव जो है ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोली जाती है।
दो तरह की वेव्स होती है हमारे पास, एक लॉन्गिट्यूडनल होती है, दूसरी होती है ट्रांसवर्स वेव्स। सो मैं ट्रांसवर्स का भी आपको एग्जांपल देता हूँ और लॉन्गिट्यूडनल का तो आपके सामने ही है। ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होगी? देखिए, जब साउंड जो है अपनी मेन पोजीशन से जो पार्टिकल है वो टू एंड फ्रो मोशन करे, सो ऐसी वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। जैसे साउंड में पार्टिकल यहाँ था, नेक्स्ट पार्टिकल यहाँ था, तो वो ऐसे घूम के ही अपना जो एनर्जी है वो नेक्स्ट पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करता है और बढ़ता जाता है। सो ऐसी वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। सो साउंड में कुछ ऐसे ही होता है, पार्टिकल का टू एंड फ्रो मोशन की एनर्जी जो है ट्रांसफर करता है, इसलिए हम इसको साउंड को लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। वेरस ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती है? जैसे लाइट रेज जो होती है, लाइट वेव्स वो भी ट्रांसवर्स होती हैं, एक्सरे होती हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। इसके अलावा रेडियो वेव्स, रेडियो में आपका फिर एफएम, एएम और एक पीएम, तीन तरह होते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। सो रेडियो वेव, यूवी रेज, एक्स रेज, लाइट रेज और एक गामा रेज होती है, गामा रेज, ये सभी जो है ये ट्रांसवर्स होती है नेचर में। एक्चुअल में ये एक हिस्सा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। ये ट्रांसवर्स क्यों होती है, वो ट्रांसवर्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज अगर मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बताऊं तो ट्रांसवर्स वेव जो हमेशा दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसमें, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जब चार्ज, जैसे हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे, एक चार्ज पार्टिकल होगा प्लस या माइनस, और जब वो मूव करता है एयर में, ठीक है, या किसी भी मीडियम में, वैक्यूम में भी कर सकता है, बिकॉज ट्रांसवर्स वेव होती है ये वैक्यूम में भी चल जाती है। इनको चलने के लिए इनर्शियल मीडियम की जरूरत नहीं होती, बिकॉज इन्होंने पार्टिकल से पार्टिकल को अटैच नहीं करवाना होता। ये साउंड खुद ही क्रिएट, ये ट्रांसवर्स वेव को खुद ही क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें ये एक वेव है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की हुई तो इसमें इसके जो पार्टिकल्स हैं वो जिस तरफ प्रोपेगेट करती है वेव उसके परपेंडिकुलर होते हैं, और दूसरी डायरेक्शन में इसके नीचे की तरफ प्रोपेगेट करेंगे, इसके नीचे की तरफ होगी डायरेक्शन। बट इसको प्रोड्यूस कौन करवा रहा है, ये चल कैसे रहा है? तो इसको प्रोड्यूस करवाने इसी का एक सहपाठी होता है जो बिल्कुल इसी के साथ चलता है और उसकी वेव जो है वो साथ में चलती है, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की है तो वो मैग्नेटिक फील्ड की होगी और उसकी डायरेक्शन जो है वो जेड डायरेक्शन में है, जो 3 डायमेंशन होती है। एक्चुअल में क्या है, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये ऊपर की तरफ है तो ये बाहर की तरफ है ऐसे, और चल आगे है। मतलब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। तो नेक्स्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस तरफ बनेगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मींस इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है, ऊपर और नेक्स्ट टर्न में नीचे, फिर आगे ऊपर, फिर आगे नेक्स्ट टर्न नीचे। बट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर बनेगा, पहले इधर, नेक्स्ट में इधर, उसके बाद इधर, फिर इधर। तो मींस हम किसी भी पॉइंट पे अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखना चाहते हो तो आप इसको 3 डायमेंशन से शो कर सकते हैं। मींस इस तरफ मैग्नेटिक, ठीक है, और इस तरफ प्रोपेगेट कर रही है वेव और इस तरफ इलेक्ट्रिक, ऐसे ये लगातार जो है 90 डिग्री पे प्रोपेगेट होते रहते हैं, एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब परपेंडिकुलर की बात आती है तो उसको हम ट्रांसवर्स बोलेंगे। वेयर एज टू एंड फ्रो मोशन में जैसे ये पार्टिकल सेम पार्टिकल सीधा चलता है, ये सीधा चलते हैं, तो इसमें ये पैरेलल ही है, तो ऐसी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। तो आपके पास डिफरेंशिएट है आपके बुक में, डिफरेंशिएट बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो इसको और क्लियर कर सकते हो। अब बात कर रहे थे साउंड वेव की, दोबारा सेपरेट टॉपिक करते हैं, क्रेस्ट एंड ट्रफ। ये क्रेस्ट एंड ट्रफ जो है लगातार बनती चलती है। अगर ये साउंड वेव जो है लगातार चल रही है आगे ऐसे और बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे जो है लगातार क्रेस्ट बनती जाएगी और नीचे की तरफ ट्रफ्स बनती जाएंगी। और ये जो मैक्सिमम हाइट है ये एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड में आपको डिफरेंशिएट करके बताता हूँ। देखिए हम 2 वेव लेते हैं, एक ये है, दूसरी ये ले लेते हैं इस तरह। तो इसमें आपको बिल्कुल क्लियर होगा। देखिए ये एम्पलीट्यूड ये इतना सा है, ये स्मॉल है और जबकि ये लार्ज है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है बेस पे, कि साउंड का बेस कितना है। जैसे एक लॉयन की रॉड और एक बर्ड की चर्पिंग,
दोनों में क्या डिफरेंस है? लॉन की रोर जो होती है लाइन की, वो बड़ी दहाड़ होती है, उसकी आवाज़ जो बड़ी बेस वाली होती है, बड़ी गहरी आवाज़ होती है, ठीक है। और जब चिर्पिंग की बात करें तो तीखी सी आवाज़ होती है, श्रीलनेस ज़्यादा होती है इसमें बेस ज़्यादा होती है, इसमें श्रीलनेस ज़्यादा होती है। तो जिसका बेस ज़्यादा होगा उसका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा। जैसे आपके डीजे चलते हैं या कोई साउंड प्रोड्यूस होता है जिसमें ज़्यादा बेस होता है, धमक होती है जिसमें ज़्यादा, तो उसका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा। वेयर जिसका बेस ज़्यादा नहीं होता उसका एम्पलीट्यूड भी कम होता चला जाता है। क्लियर है पॉइंट पहला? ये था एम्पलीट्यूड का, मींस मैक्सिमम हाइट इन बोथ डायरेक्शन फ्रॉम द मेन पोजीशन। ये मेन पोजीशन है और मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करता है एक साउंड में, ऊपर की तरफ ले जाता है, नीचे की तरफ दिखाता है, उसी पे डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड। ये तो हो गया एम्पलीट्यूड का। अब हम नेक्स्ट जो है वो बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। एक साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सो दो साउंड वेव बनाता हूं मैं, देखिए, और दोनों की टाइम लिमिट यहां से लेते हैं। जैसे मान लो कि यहां से यहां तक टाइम जो है 1 सेकंड हो गया, यहां से यहां तक भी 1 सेकंड है, दोनों में सेम टाइम लिमिट है, ठीक है। अब हम फ्रीक्वेंसी के डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक ये साउंड है देखिए, और एक ये साउंड ऐसे। इसने अपना एक चक्कर पूरा किया और एक से थोड़ा सा आगे चले, ये एक चक्कर होता है पूरा एक रिवॉल्यूशन। और इसने कितने रिवॉल्यूशन लगाए? देखिए 1 2 एंड 2 से भी आगे, और इसने 1 के बाद थोड़ा सा यहाँ पे, बस 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे कि 1.3, और इसने लगभग 2.5 ऐसे। तो जिसके एक सेकंड में ज़्यादा रिवॉल्यूशन होंगे उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। मीन्स उसने रिवॉल्यूशन कितने लगा दिए पर सेकंड, तो वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बनेगी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ही करता है 1 बाय टाइम। और ये टी क्या है? ये टाइम पीरियड है। इसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तो ये थोड़ा सा हो जाने वाला टॉपिक टाइम पीरियड का। इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड से रिलेटेड। सो 1 बाय टी की फ्रीक्वेंसी होने और फ्रीक्वेंसी जो यूनिट होती है मापने की इकाई, जैसे हम डिस्टेंस को मीटर में मापते हैं, टाइम को सेकंड में मापते हैं, तो फ्रीक्वेंसी को मापने की जो यूनिट है वो होती है हर्ट्ज, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल H स्मॉल z, ऐसे लिखेंगे। देखो होगा आपने, आपके घरों में जो बिजली आती है वो 50 हर्ट्ज की होती है, 50 हर्ट्ज की। यूएसए में जो बिजली आती है वो 55 हर्ट्ज की होती है। ऐसी साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है। ये हमें क्या बताती है कि जो वेव चल रही है वो एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रही है। 50 हर्ट्ज का मतलब है कि एक सेकंड में 50 टर्न्स, एक सेकंड में 50 टर्न्स। मान लो 2 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, तो क्या है, एक सेकंड में 2 चक्कर लगाई गई है। जैसे यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक एक सेकंड हो जाएगा, तब जाके ये 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बनेगी। क्लियर है? अब एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है इसी में, तो मैं आपको बता देता हूँ वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? देखिए, जैसे ये क्रस्ट थी, ये ट्रफ थी, इसको क्रस्ट बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं। नेक्स्ट में ये भी क्या है? क्रस्ट। तो द कोरस्पोंडिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रस्ट या फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रफ्स, ये वाला डिस्टेंस या आप ये वाला डिस्टेंस, दोनों को वेवलेंथ बोलते हैं। और वेवलेंथ को शो करते हैं हम लैम्डा से, इसका नाम है लैम्डा। ये साइन है, ग्रीक वर्ड होता है लैम्डा, इसको ऐसे डालते हैं उल्टा वाई ऐसे करके, इसे शो करते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ एक्चुअली डिस्टेंस ही है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रस्ट एंड 2 ट्रफ्स। अगर आप एक क्रस्ट और एक ट्रफ के बीच में डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो वो सिंपली लैम्डा बाय 2 होगा, हाफ हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।